नमस्कार, स्वागत है सफलता आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं समुद्र विज्ञान का लास्ट टॉपिक। आपका छोटा सा टॉपिक है, प्यारा सा टॉपिक है। आज आपका समुद्र विज्ञान की यूनिट पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो आज हम पढ़ेंगे ज्वार और भाटे के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है और 2025 का बिल्कुल नया क्वेश्चन है, नए तरीके का क्वेश्चन है। ज्वार द्वारा उत्पन्न धाराएं जल डमरू मध्य अथवा खाड़ी से गुजरती हैं तो इन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो इन धाराओं से किस नाम से जाना जाता है? तो अगर आप देखेंगे तो पहले तो ये स्टेट क्लियर होना चाहिए कि ये स्टेट या जलधारा क्या होती है। तो अगर हम बात करेंगे कि स्टेट की, तो जो दो महासागर है, मान लो कि ये वाटर बॉडी 1 है और ये वाटर बॉडी 2 है, और ये लैंड बॉडी 1 है और ये लैंड बॉडी 2 है। तो इन दोनों महासागरीय क्षेत्रों को, ये मान लो कि इस तरफ भी एक आपका महासागर मिल रहा है और इस तरफ भी एक महासागर मिलता है। तो इन दोनों महासागरीय क्षेत्रों को मिलाने वाली जो यहाँ पर एक सकरी पट्टी है, तो इसी सकरी पट्टी को क्या बोला जाता है? स्ट्रेट के नाम से जाना जाता है, या इसको जल डमरू मध्य के नाम से जाना जाता है। तो जल संधि एक सकरा भूभाग होता है या एक सकरा जलीय भाग होता है जो एक जलीय क्षेत्र को दूसरे जलीय क्षेत्र से जोड़ता है और एक भूलैंड को दूसरे भूलैंड से क्या है, दूसरे भूभाग से अलग करता है। तो यहां पर इससे जब पानी गुजरेगा तो याद रखना कि जब भी ज्वार किसी सकरी जगह से गुजरता है तो उसकी इंटेंसिटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है, यानी कि उसकी तीव्रता बढ़ जाती है। तो ये सी आंसर आप लगा सकते हैं, इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन है, विद द रेफरेंस टू द स्प्रिंग टाइड हाई टाइड विच स्टेटमेंट आर करेक्ट? तो दीर्घ ज्वार या लघु दीर्घ ज्वार के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो दीर्घ ज्वार का मतलब क्या होता है कि जब सूर्य चंद्रमा, देखो पहले तो इसमें आप ज्वार को समझेंगे कि ज्वार क्या होता है। तो ज्वार को समझने के लिए पहले ये समझना है कि मान लो कि ये समुद्र के अंदर आपका एक सामान्य जल स्तर है और यहाँ पर सूर्य या चंद्रमा किसी का भी आकर्षण काम कर रहा है, मान लो मून का या सन का किसी का भी अट्रैक्शन काम करता है। तो इस आकर्षण के कारण जो पानी है वो अपने सामान्य स्तर से क्या हो जाता है, ऊपर उठता है। तो पानी अपने सामान्य स्तर से ऊपर चला जाएगा, और जब एक तरफ अपने सामान्य स्तर से ऊपर जाएगा तो स्वाभाविक है दूसरी तरफ जो इसका वाटर लेवल था अपने सामान्य लेवल से नीचे चला जाएगा। तो जब एक तरफ पानी ऊपर उठेगा तो जब ये अपने नॉर्मल लेवल से ऊपर जाएगा, तो नॉर्मल लेवल से ऊपर जाएगा तो उस स्थिति को हम ज्वार बोलते हैं, और वहां पर नॉर्मल लेवल से नीचे जाता तो उस स्थिति को हम क्या बोलते हैं, भाटा बोलते हैं। ऐसा नहीं होता है कि नॉर्मली हमें यह पढ़ाया जाता है या पढ़ा जाता है हम लोगों के द्वारा कि पानी का ऊपर उठना ज्वार है और नीचे जाना भाटा, यानी कि पानी जब ऊपर उठा ज्वार है और जब पानी नीचे गिरेगा वो भाटा। ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता तो जिस स्थान पर ज्वार आ रहा है उसी स्थान पर भाटा आता। ऐसा नहीं होता, ज्वार और भाटा हमेशा अलग अलग स्थान पर आते हैं। तो पृथ्वी पर एक ही समय में दो ज्वार और दो भाटे पैदा होते हैं, यानी कि एक ज्वार उस पॉइंट पर आएगा जो अपने आकर्षण मून या सन के अट्रैक्शन पॉइंट पर आएगा। तो एक पॉइंट वो होता है जहां पर सूर्य और चंद्रमा का आकर्षण लगता है, वहां पर ज्वार आता है। और एक पॉइंट वो होता है जो विपरीत होता है, तो इस विपरीत पॉइंट पर भी क्या होता है, ज्वार पैदा होता है। तो एक ज्वार आपका यहां पर आएगा तो पृथ्वी पर एक ही समय पर, मान लो अगर 6 AM पर टाइड आ रहा है तो दो ज्वार आएंगे। एक ज्वार उस स्थान पर आएगा जो चंद्रमा के बिल्कुल सामने था, इसको मून फेसिंग पॉइंट या टाइडल पॉइंट कहा जाता है, और एक ज्वार उस स्थान पर आएगा जो पृथ्वी के बिल्कुल अपोजिट पॉइंट पर था। तो इन दोनों में अपना जो है ये पानी इस तरीके से ऊपर उठेगा। लेकिन सोचो अगर पानी यहाँ पर ज्यादा उभर रहा है, यहाँ पर भी उभर रहा है, तो ये पानी दूसरी जगहों से खिंचकर आएगा। मतलब इधर का पानी इधर खिंचेगा, इधर का पानी इधर खिंचेगा, यहाँ पर पानी इधर खिंचेगा, यहाँ पर भी पानी इधर खिंचेगा। तो यानी कि इन पॉइंट्स पर अगर आप जाएंगे तो इन पॉइंट्स पर तो पानी इकट्ठा हो रहा है, ऐसे करके खिंच रहा है, और इधर भी खिंच रहा है। तो इधर तो उभार आपको पानी का मिलेगा, तो यहाँ पर भी आपको पानी का उभार। लेकिन यहाँ पर तो पानी क्या होगा, अपने सामान्य स्तर से नीचा चला जाएगा। तो इसको भाटा बोलते हैं। तो इसको क्या बोला जाता है, भाटा। तो हमेशा ज्वार और भाटे के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो ज्वार और ज्वार के बीच में जो एंगल होता है वो 180 डिग्री का, भाटे और भाटे के बीच में एंगल होता है 180 डिग्री का, और ज्वार और भाटे, भाटे और ज्वार के बीच में जो एंगल आएगा वो 90 डिग्री का आएगा। तो सूर्य चंद्रमा पृथ्वी जब एक सीधी रेखा में होते हैं तो उसको उच्च ज्वार बोलते हैं। यानी कि ज्वार में भी अगर पानी जरूरत से ज्यादा उठ रहा है तो वो उच्च ज्वार की स्थिति कहलाती है। और अगर ये पानी कम उठ रहा है, यहां तक उठ रहा है तो उठ तो रहा है लेकिन कम उठ रहा है,
तो अगर पानी अपने सामान्य ज्वार से कम उठता है तो उसको निम्न ज्वार बोलते हो, सामान्य ज्वार से ज्यादा उठेगा तो उच्च ज्वार बोलेंगे। और उच्च ज्वार कब होगा? जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी तीनों एक समकोण स्थिति में होंगे, यानी कि एक तरफ फोर्स ज्यादा लगेगा, तो उससे क्या होगा? उच्च ज्वार की स्थिति पैदा होगी। और ये ज्वार महीने में 2 बार आते हैं, एक अमावस्या को और एक पूर्णिमा को। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, तो केवल एक स्टेटमेंट आपका यहां पर क्या है? सही होगा। विच फोर्स इज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द जनरेटिंग टाइड? तो अभी हम पढ़ चुके हैं कि ये सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण पैदा होता है। यदि किसी स्थान पर ज्वार सायंकाल 4 बजे आता है तो ठीक उसी स्थान पर अगला ज्वार कब आएगा? तो इसका सिंपल कॉन्सेप्ट क्या होता है? ये थोड़ा सा टफ पड़ता है समझना, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि आपको समझ में आ जाए। तो ये आपका अर्थ का स्ट्रक्चर यहां पर अगर आपको मिलता है, और यहां पर अगर हम सन का स्ट्रक्चर यहां बना लेते हैं कि ये आपका सन का स्ट्रक्चर हो गया, यहां से सन आएगा, और मून को आप यहां पर बना लेंगे कि ये मून का स्ट्रक्चर हो गया। तो सन की वैसे हमें कम जरूरत होती है, लेकिन तीनों पोजीशन एक साथ रख लोगे तो ये देखो, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीट में, तो ये उच्च ज्वार की स्थिति। लेकिन यहाँ पर उच्च ज्वार का मतलब नहीं है, तो सिर्फ ये पूछा है कि अगर उच्च ज्वार 4 बजे आता है तो अगला उच्च ज्वार कितने बजे आएगा। तो मैंने ये बोला था कि आपको जो ज्वार आता है, तो ज्वार आने के दो तरीके होते हैं। तो एक तो ज्वार आपका यहां पर पैदा होगा, जो कहां पर है? ये आपका सूर्य और चंद्रमा के सामने वाली स्थिति पर है। और एक ज्वार ठीक क्या होगा? इसके विपरीत पैदा होगा। तो एक ज्वार यहां पर आएगा और एक ज्वार यहां पर आएगा, तो एक विपरीत ज्वार आता है। अब सोचो कि अगर ये मान लो कि ये फेसिंग पॉइंट यहां से, ये आपका मून फेसिंग पॉइंट है, तो यहां पर जो ए पॉइंट है, तो ये ए पॉइंट हो गया कौन सा? मून फेसिंग पॉइंट, मून फेसिंग पॉइंट। और जो बी पॉइंट हो गया वो आपका अपोजिट पॉइंट हो गया। तो ये आपका बी पॉइंट है, जो आपका ये ए पॉइंट हमने बना लिया, और ये आपका बी पॉइंट हो गया। दोनों जगह पर ज्वार आ रहा है। लेकिन जब पृथ्वी अपना घूर्णन करेगी, अब समझ लेना ध्यान से, जब पृथ्वी अपना घूर्णन स्टार्ट करेगी यहां से, तो पृथ्वी अपना घूर्णन पूरे का पूरा, आप जानते हैं कि 24 घंटे में पृथ्वी क्या करती है? अपना पूरा एक घूर्णन पूरा करती है। जब पृथ्वी 24 घंटे में अपना घूर्णन पूरा करती है, तो चंद्रमा भी तो पृथ्वी का परिक्रमण करता है ना। तो चंद्रमा भी क्या करता है? पृथ्वी की परिक्रमा करता है। तो पृथ्वी 24 घंटे में एक घूर्णन पूरा करती है, तो उसी 27 दिनों के अंदर, या लगभग 28 दिन मान लो कि 28 दिनों के अंदर चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। यानी कि जब एक दिन पृथ्वी पूरा घूम जाएगी, तो एक दिन में चंद्रमा भी तो कुछ चलेगा ना। तो पृथ्वी जब पूरा एक चक्कर लगा देगी, तो चंद्रमा अपनी सामान्य स्थिति से थोड़ा सा आगे बढ़कर यहां पहुंच जाएगा। यानी कि मून की जो स्थिति है वो थोड़ी सी आगे बढ़ जाएगी, तो मून आपका यहां पर आ जाएगा। अगर मून की स्थिति यहां पर आ गई, तो ये टाइडल पॉइंट है वो यहां पर पहुंच जाएगा। तो ये टाइडल पॉइंट भी खिसक कर इस पॉइंट पर, एक मिनट ऐसे समझो, मून अगर आपका यहां पर है, तो जब पृथ्वी घूमकर यहां पर आएगी वो लौटकर, और मून आपका यहां चला जाएगा खिसक कर, तो क्या इस पॉइंट पर ज्वार आएगा? क्योंकि ये इस पॉइंट पर जब लौटकर आएगा, तो ज्वार यहां पर, सॉरी, चंद्रमा आपको यहां मिलेगा ही नहीं। तो जब चंद्रमा नहीं मिलेगा, तो इस पॉइंट पर ज्वार नहीं आएगा, क्योंकि चंद्रमा आपका आगे खिसक चुका है। तो इसको चंद्र पृथ्वी को थोड़ा सा और टर्न करना पड़ेगा, इस पॉइंट पर पहुंचना पड़ेगा। बस या तो ये कहें कि चंद्रमा को यहां जाने में कितना टाइम लगा, या ये कहें कि पृथ्वी को और कितना टाइम लगेगा चंद्रमा के बिल्कुल सामने जाने में। तो ये जो टाइम लगता है वो 52 मिनट का टाइम लगता है। यानी कि पृथ्वी जब अपना पूरा घूर्णन पूरा कर लेती है, उस समय चंद्रमा थोड़ा सा आगे खिसक जाता है, और उस स्थिति को कंप्लीट करने में पृथ्वी को 52 मिनट का टाइम और लग जाता है। तो पृथ्वी अपने इस पॉइंट से 52 मिनट और आगे खिसक कर जाएगी, तब इस टाइडल पॉइंट पर वापस पहुंच पाएगी। तो यानी कि जो पूरा टाइम लगा, वो आपका पूरा टाइम जो लगा वो आपका 24 घंटे, वो 52 मिनट का समय लगा। तो 24 घंटे 52 मिनट बाद ए पॉइंट पर, तो ये जो ए पॉइंट था, ये ए पॉइंट पर जो मून फेसिंग साइड में आया, तो ए पॉइंट अपने मून फेसिंग साइड में आता है, तो इसमें सेकंड टाइम क्या हो जाएगा? टाइड आ जाएगा। तो मून फेसिंग के कारण यहां पर सेकंड टाइड आ जाएगा। क्लियर? तो पूरा टाइम लगता है, इसको दैनिक ज्वार कहते हैं। जब हम 24 घंटे में काउंट करते तो इसको बेटा क्या बोला जाता है? दैनिक ज्वार, यानी कि डेली टाइड के नाम से जाना जाता है। लेकिन एक चीज यहां पर समझने वाली जरूरी है कि जब ए पॉइंट पर ज्वार आ रहा था, अब इसको समझना, जब इस ए पॉइंट पर ज्वार आ रहा था, तो ये ए पॉइंट तो पूरा हमने घुमा के वापस लिया है। लेकिन जब ए पॉइंट यहां से चलेगा और ये घूमकर आपका ए पॉइंट इस पॉइंट पर भी तो आएगा, तो ए पॉइंट यहां आ जाएगा, और ये जो बी पॉइंट है ये घूमकर आपका यहां चला जाएगा।
तो बी पॉइंट जब जाएगा तो बी पॉइंट तो चंद्रमा के सामने आ जाएगा, तो बी पॉइंट पे जब चंद्रमा के सामने आएगा तो बी पॉइंट पर ज्वार आना स्टार्ट हो जाएगा, और ए पॉइंट घूमकर इधर जाएगा तो इस ए पॉइंट पर भी क्या हो जाएगा, ज्वार आएगा। यानी कि पूरा घूर्णन करने में जो समय लगता है वो 24 घंटे, तो आधा घूर्णन करने में 12 घंटे का समय लगेगा। यानी ए पॉइंट 12 घंटे बाद घूमकर जब यहां आएगा और बी पॉइंट 12 घंटे बाद घूमकर ये आएगा, तो यहां पर फिर से ज्वार आना स्टार्ट हो जाएगा। बस अंतर ये कि ज्वार लगने वाला जो बल है वो बदल जाएगा, फोर्स बदल जाएगा, तो ये 12 घंटे बाद आएगा। तो अगर 24 घंटे में 52 मिनट एक्स्ट्रा लगते हैं तो 12 घंटे में 26 मिनट आपके क्या हो जाएंगे, एक्स्ट्रा लग जाएंगे। यानी कि इसका जो सही आंसर आएगा कि ए पॉइंट जब यहां पर था तो यहां पर अगर 4 बजे, कितना दिया हुआ है, 6 पीएम दिया हुआ है, 6 पीएम पर ज्वार आ रहा, तो ये यहां से घूमेगा और घूमकर जब ये इस पॉइंट पर जाएगा तो ये 12 घंटे बाद अपने इस पॉइंट पर चला जाएगा। तो यानी कि सवेरे 4 बजे ये यहाँ पर चला जाएगा, तो सवेरे 4 बजे यहाँ पर चला जाएगा, लेकिन इसको 52 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे, तो ये 4 घंटे 26 मिनट का समय लगेगा। ऐसे ज्वार को हम अर्ध दैनिक ज्वार के नाम से जानते हैं। अर्ध दैनिक ज्वार में विपरीत बलों के कारण आता है और दैनिक ज्वार सेम बल के कारण आता है। अगला क्वेश्चन है द हाईएस्ट टाइड इन द वर्ल्ड्स एक्वेरियम व्हिच ऑफ प्लेस। तो यहाँ पर फंडी की खाड़ी में वर्ल्ड के सबसे ऊंचे ज्वार आते हैं। ये जो फंडी की खाड़ी है ये आपको नॉर्थ अमेरिका के अंदर मिल जाएगी। अगर आप नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में जाते हैं तो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंदर, तो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंदर इसके पूर्वी तट पर आपको एक खाड़ी मिलेगी जिसको कहते हैं फंडी की खाड़ी, जहां पर विश्व के सबसे ऊंचे ज्वार आते हैं। तो ये फंडी की खाड़ी आंसर। विच वन ऑफ द फ्लोइंग एक्सट्रैक्ट द मैक्सिमम टाइडल फोर्स इन द सी वाटर। तो सी वाटर सबसे ज्यादा ऊंचा कब उठता है, जब सूर्य या चंद्रमा का आकर्षण काम करता है। तो इसमें ये दोनों तो नहीं आएंगे, सूर्य या चंद्रमा। तो सूर्य चंद्रमा की अगर हम बात करेंगे तो सूर्य का आकर्षण बल चंद्रमा के आकर्षण बल से ज्यादा है, लेकिन पृथ्वी पर सूर्य का आकर्षण बल कम और चंद्रमा का आकर्षण बल ज्यादा काम करता है, जिसका कारण होता है डिस्टेंस। तो चंद्रमा पृथ्वी के काफी नजदीक है और सूर्य पृथ्वी के काफी दूर है, तो जो निकट होगा उसका इंपैक्ट ज्यादा पड़ेगा, भले ही वो कम इंपैक्ट डालता हो। तो चंद्रमा यहाँ पर आपका, सॉरी उल्टा लगा दिया मैंने आंसर, तो यहाँ पर जो सही आंसर आएगा वो आपका मून आना चाहिए, तो चंद्रमा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी भी स्थान पर उच्च ज्वार और निम्न ज्वार के दो चक्रों को पूरा करने में कुल कितनी समय अवधि लगती है। तो किसी भी ज्वार के उच्च, देखो यहाँ पर उच्च ज्वार और निम्न ज्वार सिर्फ आपको मैनिपुलेट करने के लिए, सिर्फ इतना याद रख लो कि ज्वार को पूरा करने में कितना समय लगता है। तो अभी हम बता चुके थे कि ज्वार, अब यहाँ पर यह नहीं पूछा कि एक ही स्थान पर आएगा दूसरे स्थान पर, कुल मिला के अगर यहाँ पर टाइड आ रहा है तो इस टाइड को पूरी सर्किल पूरा करने में जो यहाँ से घूमकर फिर वापस आएगा तो ये 24 घंटे में वापस आएगा। लेकिन हमने बताया था कि जब ये 24 घंटे में ये पॉइंट घूमकर वापस आ जाएगा अपने स्थान पर, ये ए पॉइंट आ जाएगा, तो उसी समय में मून थोड़ी सी स्थिति को आगे बढ़ा लेता है, तो इस पॉइंट को जाने में भी थोड़ा सा समय एक्स्ट्रा लगेगा, तो 52 मिनट का समय एक्स्ट्रा लगता है। यानी कि 24 घंटे से समय जो है वो आपको क्या होगा, ज्यादा लगेगा। 24 घंटे से ज्यादा का मतलब है समय जो है 24 घंटे 52 मिनट का समय यहाँ पर लगता है। कितना समय लगता है, 24 घंटे 52 मिनट का समय लगता है। अगला, चंद्रमा की किस अवस्था में लघु ज्वार आता है। तो जब सूर्य चंद्रमा, देखो जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी, ये आपका सन हो गया, मून हो गया, यहाँ पर अर्थ हो गया, और फिर एक स्थिति होती है कि सन यहाँ पर आ जाए, अर्थ आपका यहां पर हो जाए और मून यहां पर आ जाए। तो इन दोनों स्थितियों में देखेंगे तो सूर्य चंद्रमा पृथ्वी आपके एक सीध में है, तो ये दोनों स्थितियों में क्या होता है, आपका दीर्घ ज्वार पैदा होता है। कौन सा ज्वार पैदा होता है, दीर्घ ज्वार पैदा होता है। और ये स्थिति जो होती है, जब चंद्रमा आपका यहां पर आएगा तो चंद्रमा पर लाइट पड़ेगी तो हमें इस वाले हिस्से पर नहीं पड़ेगी, तो ये आपका अमावस्या की स्थिति होती है। और ये आपकी पूर्णिमा की स्थिति होती है। तो अमावस्या और पूर्णिमा में क्या होता है, दीर्घ ज्वार उत्पन्न होते हैं। इसको आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं, जैसे ये वाला डायग्राम देखेंगे तो इसमें दो सिनॉप्सिस आपको याद रखने हैं। एक, आप अगर ये देखेंगे कि पृथ्वी की स्थिति यहाँ पर है और पृथ्वी की स्थिति यहाँ पर है और चंद्रमा की स्थिति आपकी यहाँ पर है और सन की स्थिति आपकी यहाँ पर है। तो सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में है। तो अभी इसको देखो बार बार समझना, पहली कंडीशन ये कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में है, तो यहां पर क्या होगा, उच्च ज्वार पैदा होगा।
और ये स्थिति जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आता तो इसको अमावस्या बोलते हैं। और एक स्थिति हो सकती है चंद्रमा इस जगह से आपका इस जगह पर आ जाए, तो अगर चंद्रमा इस जगह पर आएगा तो भी स्थिति आपकी यही कहलाएगी, तो इसको हटा देंगे तो भी स्थिति आपकी ये आएगी, चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य तीनों एक स्थिति में, तो ये स्थिति आपकी पूर्णिमा में होगी, लेकिन स्थिति आपकी दीर्घ ज्वार की पैदा होगी। लेकिन चंद्रमा जब आपकी अमावस्या से आगे बढ़ता है, तो अमावस्या से बढ़कर चंद्रमा जब आपकी इस स्थिति में पहुंचता है, 7 डेज में लगभग यहाँ पहुंच जाएगा, तो 7 डेज में लगभग जब ये यहाँ पहुंचता है तो उसको फर्स्ट क्वार्टर कहते हैं। फिर 15 दिन में आपका यहाँ आ जाएगा, फिर 7 डे में यहाँ पर, तो 15 दिन बाद आप जानते हैं अमावस्या और पूर्णिमा पूरी होती है। तो फर्स्ट क्वार्टर से सेकंड क्वार्टर आने में आपको फिर से जब समय लगेगा 15 दिन का, तो उसको कहते हैं थर्ड क्वार्टर। तो थर्ड क्वार्टर में जो स्थिति बनती है वो आपकी समकोण की स्थिति बनती है। फर्स्ट क्वार्टर में भी कैसी स्थिति बनती है, समकोण की स्थिति बनती है। तो यानी कि जब अमावस्या और पूर्णिमा वाली स्थिति बनती है, तो अमावस्या और पूर्णिमा वाली स्थिति में तो क्या होता है, दीर्घ ज्वार आता है। लेकिन अगर स्थिति यहां पर बन जाए, सन यहां पर हो, अर्थ आपकी यहां पर आ जाए, मून आपका या तो इस पोजीशन पर हो, यहां पर इस पोजीशन पर, तो इस पोजीशन पर आएगा तो ये क्वार्टर की स्थिति बनती है और ये 90 डिग्री की स्थिति होती है। तो इस स्थिति में क्या होता है, हमेशा लघु ज्वार पैदा होता है। तो ये आपका दिया हुआ है फर्स्ट क्वार्टर और सेकंड क्वार्टर। तो इस टॉपिक को अगर ये वाला फेस आपको समझना है, तो इसके लिए आपको ये मून के सारी जो चंद्रमा की कलाएं होती हैं, तो आपको चंद्रमा की कलाएं बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए, तब आपको ये समझ में आएगा। When the sun, earth, moon are the right angle which tide occur, तो जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी समकोण स्थिति में होते हैं तो उसे क्या बोला जाता है, तो जब ये आएंगे तो उसको दीर्घ ज्वार कह सकते हैं, पूर्णतः दीर्घ ज्वार के नाम से जाने। Which among the following the process of the stationary wave theory, तो ये आपकी किसकी दी गई थी, तो R.A. हैरिस के द्वारा दिया गया था तरंग सिद्धांत। अगला है द इंटरवल बिटवीन द स्प्रिंग टाइड एंड नीप टाइड इज जनरली, तो लघु ज्वार और निम्न ज्वार के इंटरवल टाइम को क्या बोलते हैं, यानी कि दोनों के बीच में जो टाइम गैप आएगा उसको क्या, कितने दिन का होता है ये। देखो जरा, अगर पृथ्वी की स्थिति आप यहां पर मान लें और यहां पर अपन मान लेते हैं कि ये सन की स्थिति है, वैसे सन की जरूरत नहीं पड़ेगी ज्यादा हमें, तो ये आपकी मून की स्थिति आ जाती है। तो यहां पर जब मून जब इस स्थिति पर होगा तो यहां पर क्या पैदा होगा, तो इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर क्या आएगा, ज्वार आएगा। तो यानी कि ये ए पॉइंट है, तो ए पॉइंट पर क्या पैदा हो रहा है, ज्वार पैदा हो रहा है। और इसके ठीक मैंने बताया था कि 90 डिग्री के एंगल पर हमेशा क्या पैदा होता है, भाटा पैदा होता है। तो अगर ए पॉइंट यहां पर है तो यहां पर ज्वार आ रहा है, और उसी पॉइंट इस पॉइंट पर जो है यहां पर क्या पैदा होगा, भाटा पैदा होगा। क्लियर हो गया। और सेम कंडीशन मैंने बताया था अपोजिट में होती, तो यहां पर भी एक ज्वार पैदा होगा और यहां पर भी एक भाटा पैदा होगा। लेकिन जब चंद्रमा अपनी स्थिति से आगे बढ़ेगा, जब चंद्रमा यहां से रोटेट करता है तो ये आपकी रोटेट करता हुआ आगे बढ़ेगा। तो जब चंद्रमा एक रोटेशन कंप्लीट करता है, अपना परिक्रमण कंप्लीट करता है, तो जानते हैं कि चंद्रमा का जो पूरा परिक्रमण है वो 24 घंटे 24 दिनों को 28 दिनों का होता है। तो 7 दिनों बाद चंद्रमा आपका यहां पर आ जाएगा। तो चंद्रमा अगर यहां पर आ रहा, तो ये स्थिति जो होगी जब चंद्रमा बीच में, तो ये आपकी अमावस्या की स्थिति है। तो अमावस्या को क्या आ रहा है, दीर्घ ज्वार आ रहा है, और जैसे ये पूर्णिमा में पहुंचेगा, इस स्थिति में पहुंचेगा, तो ये फर्स्ट क्वार्टर में पहुंच जाएगा। तो अपने फर्स्ट क्वार्टर में जाएगा, तो इस स्थिति में अब आप इसको हटा दो जरा, एक बदे को दो स्थितियां हैं, तो मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं कि जो अमावस्या की स्थिति बन रही है, तो अमावस्या में क्या हो रहा है कि सूर्य, मून, यहां पर अर्थ कर लो इसको, अर्थ, मून एंड सन, ये तीनों एक ही स्थिति में है। तो जब तीनों एक ही स्थिति में आ रहे हैं तो इसको क्या बोलेंगे, तो अमावस्या में क्या पैदा होगा बेटा, दीर्घ ज्वार पैदा होगा। अब चंद्रमा ने 7 डे में आपकी पोजीशन को चेंज कर लिया, अब कौन सी स्थिति बनेगी, अब स्थिति ये बनेगी कि आपकी अर्थ यहां पर है, सन ऑलरेडी यहां पर था, मून आपका यहां पहुंच चुका है। तो सन, मून और अर्थ के बीच में जो 7 दिन बाद स्थिति बनेगी वो ये बनेगी। तो इस स्थिति में जो पैदा होगा वो समकोण स्थिति, यहां पर लघु ज्वार पैदा होगा। यानी कि दीर्घ ज्वार और लघु ज्वार के बीच का जो अंतराल होता है, तो अगर अमावस्या को लघु ज्वार आ रहा है तो फर्स्ट क्वार्टर में क्या होगा, दीर्घ ज्वार आएगा, यानी कि 7 दिन बाद आपका दीर्घ ज्वार आ जाएगा। फिर ये स्थिति और आगे बढ़ेगी, तो जब चंद्रमा यहां पर आ जाएगा फिर वापस, तो 7 दिनों में चंद्रमा यहां पर आ जाएगा, तो मून जब यहां पर आ जाएगा तो पूर्णिमा हो जाएगी,
और उसी पूर्णिमा में क्या हो जाएगा, फिर से दीर्घ ज्वार आ जाएगा। लेकिन फिर 7 दिन बाद चंद्रमा जहां पर आएगा, तो मून जहां पर आएगा, तो आपका थर्ड क्वार्टर स्टार्ट हो जाएगा, और थर्ड क्वार्टर में फिर से क्या आ जाएगा, लघु ज्वार आ जाएगा, फिर यहां से आएगा दीर्घ ज्वार। तो हर 7 दिन बाद, तो 15 दिन बाद आपकी पूर्ण ज्वार की स्थिति होती है, लघु ज्वार, और 15 दिन के गैप पर दीर्घ ज्वार से सॉरी लघु ज्वार और लघु ज्वार के बीच में 15 दिन का डिफरेंस होता है, और ज्वार के बीच में, यानी कि एक ज्वार अमावस्या को आएगा तो दूसरा लघु ज्वार आपका पूर्णिमा को आ सकता है, और जो लघु ज्वार है वो आपका 15-15 दिन में, यानी कि फर्स्ट क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर में आएगा। तो कुल मिला के आपको ये याद रखना है, तो टोटल जो टाइम होता है वो 28 दिन का टाइम होता है लगभग, तो लगभग 7 डेज का आपको टाइम लगेगा। तो यहाँ पर जो टाइम लगेगा वो 7 दिन का लगेगा। तो बस ये वाला याद रखो कि लघु ज्वार और दीर्घ ज्वार के अंदर 7 दिन का टाइम ड्यूरेशन आता है। अगला, विश्व के सबसे ऊंचे ज्वार कहां पर आते हैं, ये तो अभी हम कर चुके हैं कि विश्व के सबसे ऊंचे जो ज्वार हैं वो आपके फंडी की खाड़ी में पैदा होते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन से 2 प्रकारों के ज्वार की स्थिति सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की स्थिति पर निर्भर करती है। तो ये अभी आप क्वेश्चन कर चुके हैं, तो ये दीर्घ ज्वार आपका आंसर आ जाएगा, ये हम कर चुके थे क्वेश्चन को। लघु ज्वार के समय पृथ्वी किस स्थिति में होती है, तो जानते हैं कि जब लघु ज्वार आएगा तो अर्थ की पोजीशन यहां पर है और सन की पोजीशन अगर यहां पर है, तो मून की पोजीशन आपकी लघु ज्वार में या तो यहां पर होनी चाहिए, और या फिर आपकी मून की स्थिति यहां पर, यानी कि या तो मून आपका फर्स्ट क्वार्टर में होना चाहिए या फिर आपका थर्ड क्वार्टर में होनी चाहिए। और इस एंगल को अगर आप बनाएंगे तो यहाँ पर एक समकोण का एंगल बनेगा, चाहे आप इस फर्स्ट कंडीशन में बना लो, चाहे आपका इस कंडीशन में बना लो, दोनों ही कंडीशन में आपका 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यानी कि एक समकोण की स्थिति यहां पर हमें देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है, द वर्टिकल डिफरेंस इज द हाइट बिटवीन द लो टाइड एंड हाई टाइड। तो हाई टाइड, जो लो टाइड होता है वो कम ऊंचा ज्वार होता है, हाई टाइड ज्यादा ऊंचा ज्वार होता है। तो हाई टाइड और लो टाइड के बीच में, मान लो कि 10 फुट ऊंचा हाई टाइड आया और 6 फुट नीचा लो टाइड आया, तो 8 फीट और 10 फीट के बीच में जो डिफरेंस आता है तो उसको ज्वारीय प्रास के नाम से जाना जाता है। ये डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है सारा, आप इसको पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने 1668 में ज्वार भाटा चांद तथा सूर्य के ज्वार भाटा करने वाले बल की पहचान की थी, तो ये आता है आपका आइजक न्यूटन, इसका सही आंसर आता है। अगला है, इन इंडिया द हाईएस्ट टाइड इज ऑब्जर्व। तो गुजरात के तट पर, तो गुजरात के तट में जो कच्छ की खाड़ी है और खंबात की खाड़ियां हैं, याद रखना खाड़ियों में ही सबसे ज्यादा ऊंचे ज्वार आते हैं। जैसे विश्व में सबसे ऊंचे ज्वार फंडी की खाड़ी में आते हैं, तो भारत में सबसे ऊंचे ज्वार आपके कच्छ की खाड़ी, 2 क्षेत्र हैं भारत के अंदर जो ज्वार आने वाले, एक तो आपका गुजरात के अंदर ज्वार आता है और एक वेस्ट बंगाल के अंदर, 2 क्षेत्र वेस्ट बंगाल में और गुजरात में। सबसे ऊंचे ज्वार आपके गुजरात के क्षेत्र में आते हैं, उसके अलावा वेस्ट बंगाल भी आंसर लगा सकते हो। और ये 2 ही क्षेत्र है भारत में जो ज्वारी ऊर्जा के क्या है, प्रमुख क्षेत्र बनते हैं। तो टाइडल एनर्जी के दो क्षेत्र आपके यहाँ पर मिलते हैं, एक गुजरात में और एक वेस्ट बंगाल में। क्लियर हो गया। तो गुजरात और वेस्ट बंगाल के अंदर 2 क्षेत्र आपको मिलेंगे जिसको हम टाइडल एनर्जी में काउंट कर सकते हैं। क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला है, द टाइम डिफरेंस बिटवीन द टू टाइड। तो 2 ज्वारों के बीच के समय के अंतर को क्या कहा जाता है, यानी कि 2 ज्वारों के बीच का जो समय अंतर होता है वो कितना होता है। देखो, 2 ज्वारों में अब कंफ्यूजन ये होती है कि आपसे अगर दैनिक ज्वार पूछेगा तो वो आपका 24 घंटे 56 मिनट का समय आएगा, और अगर आपसे अर्ध दैनिक ज्वार आता है तो वो 12 घंटे और आपका 26 मिनट का अंतर आता है। ये दोनों ज्वार आते हैं। तो अगर दैनिक ज्वार आ रहा है और वो 24 घंटे 56 मिनट में आएगा, अर्ध दैनिक ज्वार आ रहा है तो वो 12 घंटे 26 मिनट में आएगा। अब डिफरेंस यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर लगभग 12 घंटे वाले ऑप्शन दिए हुए हैं, आपके 24 घंटे का तो ऑप्शन दिया नहीं है, तो अपन इसको 12 घंटे 26 मिनट में ले जा सकते हैं। तो 2 ज्वारों के बीच के जो समय अंतर होगा, यानी कि अर्ध ज्वार का पूछा जा रहा है, तो 12 घंटे 26 मिनट आप इसका आंसर कर सकते हैं। कहने का मतलब ये होता है कि सिंपल देखो, अगर आप दैनिक ज्वार में जाते हैं तो देखो दैनिक ज्वार में अंतर क्या होता है। दैनिक ज्वार में क्या कंडीशन होती है कि अगर मान लो मून की स्थिति यहां पर है, मून की स्थिति यहां पर है, तो यहां पर ज्वार आएगा, तो ये ए पॉइंट हो गया, और ये आपका कौन सा हो गया, एक ज्वारी पॉइंट हो गया, यानी कि मून फेसिंग साइड हो गई। तो ये मून फेसिंग साइड पर आ रहा है, ठीक है, और एक चंद्रमा के ज्वारी बल के कारण आ रहा है। और ये पॉइंट जब यहां से रोटेट करेगा, और रोटेट करने के बाद पृथ्वी जब अपना घूर्णन पूरा करेगी, तो पृथ्वी घूर्णन पूरा करके
24 घंटे बाद ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर वापस आ जाएगा। लेकिन उतने टाइम ड्यूरेशन में चंद्रमा थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है, तो इसको आगे जाने में थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगता है। तो यहाँ पर 24 घंटे तो यहाँ तक कंप्लीट हो गए। अब एक्स्ट्रा जो टाइम लगेगा वो 52 मिनट का टाइम एक्स्ट्रा लगेगा। तो 52 मिनट बाद ये पॉइंट आपका यहाँ पहुंच जाएगा, तो यहाँ से फिर से ज्वार आना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि पूरे का पूरा जो टाइम लगा वो आपका 24 घंटे 52 मिनट का टाइम लगा। तो दीर्घ ज्वार में 24 घंटे 52 मिनट का समय लगता है। और हम एक ही साइड को काउंट करते हैं, यानी कि ए पॉइंट में जो अगला ज्वार आएगा सेम बल के कारण जो ज्वार आएगा वो 24 घंटे बाद आएगा। लेकिन अर्धदैनिक की स्थिति में क्या होता है, अर्धदैनिक की स्थिति में ये होता है कि अगर मान लो मून आपका इस साइड है और इस ए पॉइंट पर ज्वार आ रहा है, तो ए पॉइंट अभी चंद्रमा के सामने है, तो स्वाभाविक है बी पॉइंट पर भी ज्वार आ रहा हो, क्योंकि पृथ्वी पर हमेशा एक साथ कितने ज्वार पैदा होते हैं, दो ज्वार। तो जब ये घूमना स्टार्ट करेंगे, जब ये घूमना स्टार्ट करेंगे तो 12 घंटे बाद, तो 12 घंटे बाद अपनी स्थिति को क्या करेंगे, बदल देंगे। यानी कि 12 घंटे बाद ये पोजीशन जो होगी, ए की पोजीशन आपकी इस तरफ चली जाएगी और बी की पोजीशन आपकी इस तरफ, यानी कि बी यहां पर आ जाएगा और ए आपका इस तरफ चला जाएगा। तो ए और बी अपनी पोजीशन को क्या करेंगे, 12 घंटे में बदल देंगे। तो अब जो ज्वार आ रहा है वो बी पर आएगा। तो पहले बी पर जो ज्वार आ रहा था वो विपरीत के कारण आ रहा था, अब बी पर जो ज्वार आ रहा है वो चंद्रमा के कारण आ रहा है। ए पर पहले जो ज्वार आ रहा था वो चंद्रमा की फेसिंग साइड में आ रहा था, अब ए विपरीत चला गया तो यहाँ पर भी ज्वार आएगा। यानी कि ये 12 घंटे। तो जब पृथ्वी 24 घंटे में चंद्रमा आगे खिसकेगा तो 12 घंटे में भी तो कुछ खिसकेगा ना, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। तो 12 घंटे में तो यहाँ आ गया, तो यहाँ 26 मिनट और लग जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर जो समय लगता है वो हमारा 52 घंटे 26 मिनट, सॉरी 12 घंटे 26 मिनट का। तो ये दैनिक होता है और ये आपका, तो अर्ध दैनिक में ज्वार की स्थिति बदल जाती है, सॉरी बल की स्थिति बदल जाती है, दैनिक ज्वार में बल की स्थिति नहीं बदलती है। विच ऑफ द फ्लोइंग फैक्टर इज रिलेटेड टू टाइड। तो टाइड आने का सबसे बड़ा जो कारण है वो सूर्य और चंद्रमा दोनों ही माने जाते हैं। वैसे चंद्रमा का मेन फैक्टर होता है, लेकिन सूर्य चंद्रमा हम दोनों ही आंसर लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन का, ज्वारों की उत्पत्ति से संबंधित संतुलन सिद्धांत का प्रतिपादन। तो ये तो हम जानते हैं ऑलरेडी, ये आइजक एंड न्यूटन का सिद्धांत था, 1668 के लगभग दिया गया था, सॉरी 1687 में। अगला है, ज्वार उच्च ज्वार का निर्माण होता है क्योंकि, तो उच्च ज्वार के लिए क्या होना चाहिए, सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी का एक सीध में होना चाहिए। पहला ऑप्शन क्या दिया है, चंद्रमा सूर्य एक सीध में पृथ्वी को आकर्षित करते हैं, तो ये स्टेटमेंट सही होता है। चंद्रमा सूर्य दोनों विपरीत दिशाओं से पृथ्वी को आकर्षित करते हैं, तो ये भी सही हो सकता है। एक और दोनों सही है, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो सी आंसर लगाएंगे। यानी कि पहली कंडीशन में दिया हुआ है कि सूर्य चंद्रमा एक सीध में पृथ्वी को आकर्षित करते हैं, यानी कि पृथ्वी की पोजीशन आपकी यहां पर होगी, पृथ्वी की पोजीशन यहां पर है, मून की पोजीशन यहां पर रख दी है और सन की पोजीशन यहां पर है। तो अगर सन और मून इस साइड है तो दोनों की तरफ से, यानी कि ये भी इसको प्लस करेगा और ये भी प्लस करेगा। तो यानी कि चंद्रमा का तो आकर्षण लग ही रहा है, चंद्रमा के आकर्षण के साथ मून का भी आकर्षण लगेगा, तो ये उच्च ज्वार पैदा करेगा। लेकिन दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि पृथ्वी की पोजीशन आपकी यहां पर है और चंद्रमा, सॉरी सूर्य की पोजीशन भी फिक्स होती है, लेकिन चंद्रमा ये आपके अमावस्या की पोजीशन है और पूर्णिमा में जो मून है वो इस तरफ चला जाएगा। यानी कि यहां पर चंद्रमा अपना बल लगाएगा, तो चंद्रमा बल लगाएगा तो चंद्रमा जितना बल लगेगा उसका विपरीत बल चंद्रमा का इधर भी लगेगा, और सूर्य अपना बल लगाएगा और सूर्य जितना बल लगाएगा उसका विपरीत बल इस तरफ भी लगेगा, यानी कि डबल फोर्स साइड होगा। तो इस स्थिति में भी क्या पैदा होता है, दीर्घ ज्वार पैदा होता है। तो ये दोनों ही स्थितियां होती है, यानी कि ये आपकी अमावस्या की स्थिति, तो अमावस्या में भी ये स्थिति बनती है और आपको याद रखना है कि पूर्णिमा में भी ऐसी स्थिति बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए गए कथनों में एक दूसरे कथन दिए गए हैं। तो बसंत ज्वार पूर्णिमा एवं अमावस्या को उत्पन्न होते हैं, स्प्रिंग टाइड एकॉर इन द फुल मून इन द, देखो पहले तो ये बसंत हटा देना, इसकी जगह आपका स्प्रिंग दिया तो इसको उच्च ज्वार कर लेना, क्योंकि बसंत से कंफ्यूज होगा। उच्च ज्वार आपकी पूर्णिमा एवं अमावस्या को आते हैं, तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। पूर्णिमा एवं अमावस्या को सूर्य चंद्रमा सदैव पृथ्वी के समकोण पर होते हैं, ये स्टेटमेंट गलत है, समकोण पर नहीं होते, ये एक सीधी रेखा में होते हैं। तो समकोण स्थिति में नहीं होते, जब पूर्णिमा अमावस्या होती है तो सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक ही सीधी रेखा में होते हैं, समकोण रेखा में नहीं आते हैं।
क्लियर हुआ? तो ये तीनों क्या होता है, एक सीधी रेखा में नहीं होते, तो ये कथन है और ये गलत है। तो यानी कि ए सही है परंतु आर गलत है, तो ये ऑप्शन सही कर लेना, ए बी सी डी ऑप्शन आएंगे, तो सी आंसर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ए बी सी डी आपके आंसर आ जाएंगे, तो सी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी स्थिति होती है। तो जब ये तीनों एक सीध में होते हैं, देखो सन यहाँ पर है, अर्थ यहाँ पर है, मून यहाँ पर है, तो ये स्थिति कहलाती है आपकी फुल मून की स्थिति। फुल मून यानी कि ये आपकी पूर्णिमा की स्थिति होती है। जब पृथ्वी बीच में आ जाएगी तो पूर्णिमा की स्थिति होगी, और जब मून बीच में आएगा तो न्यू मून की स्थिति यानी कि ये अमावस्या की स्थिति होगी। और ये तीनों देखोगे एक ही सीध में, तो इसलिए इनको सिजकी बोला जाता है। यहाँ पर भी सिजकी है, तो यहाँ पर आपका चंद्र ग्रहण हो सकता है, चंद्र ग्रहण भी कई बार हो जाता है, और यहाँ पर सूर्य ग्रहण हो सकता है। तो पूर्णिमा में चंद्र ग्रहण लगता है और अमावस्या में क्या लगता है, सूर्य ग्रहण लगता है। तो इस स्थिति में उच्च ज्वार आते हैं, और निम्न ज्वार के लिए आप जानते हैं कि ये एक समकोण की स्थिति बनती है, तब निम्न ज्वार आते हैं। ये ज्वार से संबंधित कुछ आपके सिद्धांत दिए गए हैं, इन सिद्धांतों के बारे में आपको बताना है कि कौन सा सिद्धांत किससे संबंधित है। जैसे प्रगामी जो तरंग सिद्धांत है, ये आपका वी वेल के द्वारा दिया गया था, यानी कि ए का 2 ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर ए के 2 आपके 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो ये दोनों हटा देते हैं। और संतुलन सिद्धांत हम जानते हैं कि ये न्यूटन के द्वारा दिया गया था, तो ये संतुलन सिद्धांत आपका न्यूटन का, यानी कि बी का 4 होगा। तो बी का 4 आपका यहाँ दिया हुआ, तो सी आंसर आपका आ जाएगा। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो क्या होगा, सी आंसर आएगा। तो प्रगामी जो सिद्धांत है वो वेल का है, संतुलन सिद्धांत न्यूटन का। तो अवकलन जो सिद्धांत हो जाएगा ये किसका हो जाएगा, सी का 1 यानी कि डार्विन का हो जाएगा, और ये आपका आरपी डेली का हो जाएगा। ये सारे लिखे हुए प्रगामी, संतुलन, अवकलन और हिमनदी सिद्धांत। ये आपका एक लास्ट थोड़े से 1-2 क्वेश्चन बचे हुए। पृथ्वी पर आने वाले ज्वार का अधिकतम प्रतिशत सूर्य की तुलना में चंद्रमा उत्पन्न करता है, तो ये सही है। चंद्रमा का फोर्स ज्यादा लगता है क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के पास है, क्योंकि चंद्रमा की तुलना में सूर्य पृथ्वी के ज्यादा समीप है, ये गलत है। तो चंद्रमा की तुलना में सूर्य पृथ्वी के निकट नहीं, जबकि सूर्य की तुलना में चंद्रमा पृथ्वी के निकट है, ये सही है, ये वाला स्टेटमेंट सही है। यानी कि ए तो सही है, किंतु आर स्टेटमेंट आपका क्या यहाँ पर गलत दिया हुआ है। यदि एक स्थान पर साय 4 बजे ज्वार आता है तो अगला ज्वार कब आएगा, तो ये सेम क्वेश्चन है जैसे हमने अभी किया था 4 बजे का क्वेश्चन, बस यहाँ पर इन्होंने टाइम चेंज कर दिया है। तो अगर ये ज्वार 6 PM पर आ रहा है तो अगला ज्वार आपका 6 AM पर आएगा। तो 6 AM ढूंढ लो कहां पर दिया हुआ है। और ज्वार आने में 24 घंटे में ज्वार आता है तो 52 मिनट का समय लगता है, 12 घंटे में आता है तो 26 मिनट का समय लगेगा। तो 6:26 पर ये ज्वार आएगा, तो अगले दिन 6 AM पर ये ज्वार आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम ग्रेटर इज द मून्स टाइडल फोर्स देन द सन। तो सन मून का जो टाइडल फोर्स है यानी कि ज्वारी बल जो लग रहा है वो चंद्रमा से कितना गुना ज्यादा होता है, तो 2.17 गुना इसका बल क्या होता है यहाँ पर ज्यादा लगता है। तो 2.17 गुना बल यहाँ पर ज्यादा लगता है। ये थ्योरी लिखी हुई है, इसको आप पढ़ सकते हैं। अगला है, सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के केंद्र पर समकोण की स्थिति। तो जब ये समकोण स्थिति में तीनों पॉइंट आएंगे तो उस समय लघु ज्वार पैदा होगा, तो ये लघु ज्वार दिया हुआ है। सूर्य चंद्रमा पृथ्वी की एक सीधी रेखा में आएंगे तो दीर्घ ज्वार पैदा होगा, ये भी सही है। चंद्रमा पृथ्वी के समीप होगा, यानी कि जो चंद्रमा है ये पृथ्वी हो गई, तो चंद्रमा की पृथ्वी के जो निकट की स्थिति है उसको क्या बोला जाता है, पेरिजी के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं, पेरिजी बोलते हैं। तो पेरिजी के नाम से जाना जाता है, यानी कि ये आपका उपभूख की स्थिति दी हुई है। और जो सूर्य चंद्रमा की दूर की स्थिति होती है, तो अर्थ और मून के बीच में जो डिस्टेंस ज्यादा होगी तो उसको अपोजी कहते हैं। तो ये आंसर हो जाएगा, यानी कि 2 1 4 3 आंसर आएगा। तो 2 3 4 1 हमारा आंसर होगा। तो 2 3 4 1 कहाँ दिया हुआ है, किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया, कहीं ना कहीं हमने मिसप्रिंट किया है। तो सूर्य चंद्रमा की स्थिति ये आपका दोबारा से एक बार लगा के देखते हैं, इनको हटाते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे सूर्य चंद्रमा के समकोण की स्थिति लघु ज्वार होती है, यानी कि 2 आपका आंसर आएगा। सूर्य चंद्रमा की एक सीधी रेखा होती है तो 1 आंसर आएगा। तो 2 1 आपके यहाँ पर दिए हुए हैं। और ये आपका 4 हो गया और ये आपका 3 हो गया था, तो ये आपका 4 3 पहले ही ऑप्शन में दिया, देखने में गड़बड़ हो जाती है। 2 1 4 3 आपका सही आंसर आ जाएगा। देखो
ये होती है आपकी पेरिजी और अपोजी। पृथ्वी की दो स्थितियां बनती हैं, एक होती है सूर्य चंद्रमा के निकट की स्थिति। तो जब आपकी निकट की स्थिति होती है तो निकट की स्थिति को पेरिजी, और यही स्थिति अगर दूर की होती है तो दूर की स्थिति को अपोजी के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे ही आपकी सूर्य और चंद्र, पृथ्वी और सूर्य के बीच में भी स्थिति बनती है। तो सूर्य के निकट की जो स्थिति होती है वो पेरीहेलियन, और जो दूर की स्थिति होती है उसको अफेलियन के नाम से जाना जाता है। यानी कि इसको, तो जैसे यहाँ पर उपभू और अपभू, तो पेरीहेलियन को इसको उपसौर के नाम से जाना जाता है और इसको अपसौर के नाम से जाना जाता है। तो ये स्थिति क्या कहलाती है? अपसौर की स्थिति कहलाती है। क्लियर हो गया? तो ये आपका आज की क्लास का चैप्टर जो था, छोटा सा चैप्टर था लेकिन बहुत ही प्यारा और इंटरेस्टिंग टॉपिक था। तो ये आपका यहाँ पर जलवायु, सॉरी, समुद्र विज्ञान के जो जितने भी टॉपिक थे, जो भी संभव टॉपिक हो सकते थे, तो उनसे जितने भी संभावित क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते थे, वो सारा चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम अगली नई यूनिट स्टार्ट करेंगे जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे यहाँ पर भारत विश्व का आर्थिक भूगोल, इकोनॉमिकल ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड। तो ये चैप्टर आपका यहाँ से कंप्लीट होगा। नेक्स्ट डे से आपका आर्थिक भूगोल स्टार्ट हो जाएगा। अब ये जो यूनिट आएंगे, याद रखना जो बड़ी यूनिट थी वो आपकी हमने कंप्लीट कर ली। जैसे इंडियन ज्योग्राफी 10 यूनिट आपकी बड़ी थी, वो हमने कंप्लीट कर ली। यूनिट फर्स्ट आपकी कंप्लीट बड़ी थी, वो कंप्लीट कर ली। यूनिट सेकंड आपका कंप्लीट हो गया। यूनिट थर्ड आपका कंप्लीट हो गया। अब जो यूनिट 4, 5, 6, 7, 8 बची है, ये आपकी 3-3, 4-4 दिन की यूनिट होती है। बड़ी आसानी से दिसंबर लास्ट तक हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो आज यहाँ पर इस क्लास को समाप्त करेंगे। मिलेंगे कल नई क्लास के साथ, नए चैप्टर में। धन्यवाद।